हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये आपका क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का बुक है और ये आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें ये आपका फोर्थ वीडियो होने वाला है, यानी फोर्थ चैप्टर आपका इसमें रहेगा मानचित्र का। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। मैं पूरी एनसीईआरटी 6 to 10 तक कराने वाला हूँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस का तीनों पार्ट में लाने वाला हूँ इसमें। तो आपकी इसकी प्लेलिस्ट है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तो फोर्थ चैप्टर मानचित्र के बारे में। मैप से ये टॉपिक पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी थोड़ी सी इजी हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसका, जो मानचित्र होता है या मैप होता है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है। तो ये आपका 2D डायग्राम होता है, ठीक है। आपने ग्लोब देखा होगा, इस तरीके से बनाया गया। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं इसमें। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख कर दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, ठीक है। एटलस बुक आपने देखी होगी, स्टूडेंट एटलस, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सभी स्टूडेंट्स होने चाहिए जो इस बुक को अपने पास रखें और उससे आपका ज्योग्राफी जो होता है उसी से पढ़े, उससे आपका ज़्यादा अच्छे से याद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किए गए। देखिए भौतिक मानचित्र जो है ये है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं। जो आपके भौतिक मानचित्र होते हैं, ये देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपका था भौतिक मानचित्र का। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। राजनीतिक, देखिए राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका ये रहा थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। तो थीमेटिक मानचित्र में आपका आएगा कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, ठीक है। और आपका हो गया वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों से में जो दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पूछा जाता है आपके जो 3 घटक कौन कौन से होते हैं। दूरी होती है इसमें, दिशा होती है और प्रतीक होते हैं, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं यूज किया जाता है। देखिए आपका दूरी जो होता है, मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज एक छोटी दूरी स्थल को बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का एक अनुपात होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया, देखिए यहाँ पे समझाया गया आपको, जैसे आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखा चित्र का पैमाना जो होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, उसी के नीचे लिखा होता है, ठीक है, जो मानचित्र लिखा होता है, बना होता है। इसी प्रकार पैमाना
किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अगला देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम जो बड़ा पैमाना होता है उसका यूज करते हैं। जैसे स्थल होता है 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। अगला देखिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। देखते हैं इसमें जो आपके जो दिए गए हैं बॉक्स, ये बॉक्स भी पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है कि कई क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का भी आपके बॉक्स से ज़्यादा आता है। एक पैमाना बना है, इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपके एक करके सीखो टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कुआं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी जो होगी उसके 50 मीटर होगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। अब एक पोस्ट ऑफिस और एक करीम के घर के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दी है, इसका मतलब होगा 120 मीटर। इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला देखिए, ये क्रियाकलाप है, देखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे दिया गया एक मानचित्र का एक डेमो दिया गया, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए आपका ये पैमाना बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके का पैमाना आप ग्राफ में देख सकते हैं। ये जो आपके मैप होते हैं उसमें देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर का, ठीक है। तो आप ये जो है छोटी सी जो स्केल होती है उससे आप ये नाप सकते हैं बी और एम के बीच की दूरी क्या है। उसी हिसाब से आप जो भी हो सेंटीमीटर उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, तो आप ये समझ गए होंगे। ये आपका देखिए दिशा का दिया गया, ठीक है। और ये आपका दिया गया है जो आपकी दिशा होती है दिक्सूचक वाला, उस तरीके से ये हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही लैंड करता है। तो देखिए दिशा के बारे में क्या होता है, जो अधिकतर मानचित्र होते हैं आपके ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्ष पर लिखा होता है उत्तर, और ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जो चित्र में दिया गया 4 मुख्य दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दर्शाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की जो 4 दिशाएं होती है जैसे उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है, फिर दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, फिर उत्तर पश्चिम हो गया। इस तरीके के इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। देखिए चित्र में दिया गया निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए, जैसे विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। तो ये क्रियाकलाप है, आप ऊपर से देख सकते हैं। अगला देखिए एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता। हमें दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है आपकी। नेक्स्ट है आपका प्रतीक, जो आपका थर्ड पॉइंट था, जो आपके प्रतीक 3 पॉइंट थे। देखिए ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार से में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों एवं रेलों की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से
देखिए यहाँ पे दिया गया मानचित्र। इन चिन्हों के सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चिन्ह जो आपके हैं, चित्र चिन्ह दिए गए, प्रतीक दिए गए, उसके बारे में। देखिए आपका सड़क है, जैसे ये देखिए आपका, ये आपने ये काफी देखा होगा, रेलवे लाइन वाला, बड़ी लाइन होती है तो इस तरीके से बनी होती है, मीटर लाइन इस तरीके से, और इस रेलवे स्टेशन आपका इस तरीके से बना होता है। ठीक है, सड़कें होती हैं, पक्की सड़क दो लाइन होती है, और कच्ची सड़क डॉटेड में होती है। सीमा जो होती है अंतर्राष्ट्रीय, जबकि बोल्ड में होती है। फिर राज्य आपके कम, थोड़ा सा बोल्ड कम होता है इसका, और जिला ये आपकी लाइन में होता है, डॉटेड में। नदी इस तरीके से होती है, फिर कुआं होता है आपका, तालाब, नहर होती है, और ये पुल होता है इस तरीके से। मस्जिद इस तरीके से, आपका गिरजाघर, और ये आपका मस्जिद हो गई, ठीक है, ये मंदिर था, सॉरी। और आपका फिर छतरी होती है इस तरीके से। पोस्ट ऑफिस ये होगा पीओ, और ये पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस होता है, और ये पुलिस स्टेशन होता है। ये होती बस्ती, ये आपका कब्रिस्तान होता है, ठीक है। और ये आपका होता है पेड़ होते हैं इस तरीके से, और ये घास दिखाई जाती है। तो आपने ये मानचित्र देखे होंगे, स्टूडेंट एटलस में काफी डिटेल में दिया गया है इसमें। और बाकी अगर आपके पास कैलेंडर टाइप का मानचित्र होता है घर पे जो टंगा होता है, उसमें भी देख सकते हैं। देख सकिए, एक विश्वव्यापी भाषा होती है मानचित्र, जो होती है एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग से संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़, देखिए यहाँ पे, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक जिसे आपके इसमें दिखाए गए, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, ठीक है। जो नीला रंग होता है वो किस लिए होता है, आपके जलाशयों के लिए, जो पानी वाला इलाका। भूरा रंग आपके पर्वतों के लिए होता है, पीला रंग आपके पठारों के लिए होता है, हरा रंग आपके मैदानों के लिए होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं इस तरीके से। ये नीला रंग दिया गया आपके, और जो जलाशय है या नदी है, पोखर है, जिस तरीके से, ठीक है। और आपका भूरा रंग पर्वतों के लिए, और इस तरीके से हरा रंग आपका यहाँ पे देखिए ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इस तरीके दिखाया गया। अगला देखिए, ये आपका क्रियाकलाप दिया गया, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रेखा चित्र, ठीक है। रेखा चित्र जो होता है, रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र आपके अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा हो किसी आप रिश्तेदार के घर पे जाते हैं तो वो बोलता है कि इस तरीके से बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, तो आप एक रफली मानचित्र बना लेते हैं छोटा सा, कि हमें किस तरफ जाना है और कौन सा यहाँ पे टोल मिलेगा, इस तरीके से। तो ये आपका होता है रेखाचित्र मानचित्र। अगला देखिए, खाका। खाका जो होता है एक छोटे क्षेत्र का जो होता है बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह आपके आते हैं जो मकान बनाते हैं, तो वो एक खाका तरीके का बनाते हैं। या आपने आर्किटेक्चर का देखा होगा, तो वो आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस तरीके से कमरे की देखते हैं, कैसी गली जाएगी, इस तरीके से। तो ये खाका होता है, ठीक है। जो आर्किटेक्चर होते हैं वो लोग ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए चैप्टर नंबर 4 था, ये कंप्लीट हो गया। इसकी जो एमसीक्यूज है जो मैंने इसमें आपके पहले से करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट इसमें जाएंगे, वहां पे मिलेगा आपको ज्योग्राफी की, ये क्लास 6 का पूरा है, ठीक है। एक ही वन शॉट में दिया गया है, मैंने मैराथन कराई है उसमें। तो जितने भी क्लास 6 में आपके चैप्टर्स हैं उनका सीक्वेंस वाइज आपका एमसीक्यूज दिया गया, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है, मैच ऑफ वाले
सब मैंने कराया हुआ। आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आपकी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रह सके एनसीईआरटी की। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।